Hello students, today we will discuss about chemical properties of the matters. मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपको फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था. ओके, अब आज हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट देखते हैं हम कि जब मेटल्स को एयर में बर्न किया जाता है या ऑक्सीजन के साथ मेटल का क्या रिएक्शन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल हमें बताया हुआ है मैग्नीशियम. जब मैग्नीशियम बर्न होता है एयर के साथ तो डेजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्म करता है, मतलब एक चमकीले प्रकाश के साथ वो जल जाता है. तो क्या सारी मेटल के साथ यही सेम मैनर रहेगा? तो ये देखने के लिए हमको ये एक एक्टिविटी करनी होगी. ठीक है ना. और ये एक्टिविटी हम कब कर सकते हैं? ये लैब में टीचर्स के प्रेजेंस में ही हम कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि केमिकल हार्मफुल होता है हमारे लिए. तो क्या देखते हैं हम, ये आप अच्छे से रीड कर लेना. तो मेटल क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है. ओके, फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने बताया कॉपर. जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ कॉपर को हीट किया जाता है, ठीक है ना, तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड, है ना. सिमिलरली हम एल्यूमिनियम के साथ देख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है. तो हमने चैप्टर सेकंड में भी पढ़ा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि कैसे नेचर का होता है? बेसिक इन नेचर. ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स कैसी होती है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो कि एसिड और बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो करती है. ठीक है, तो ऐसी metal oxides which reacts with both acids and as well bases to produce salt and water are known as एम्फोट्रिक ऑक्साइड. तो ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है, जो क्या करते हैं? एसिड और बेसेस दोनों के साथ रिएक्शन करके और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जिसे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स बोला जाता है. एग्जाम्पल बताया इन्होंने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बना, है ना? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और वाटर बना. ऐसे ही सेकंड देखें हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब बेस के साथ, यहाँ पर NaOH बेस है, ठीक है ना, उसके साथ जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर भी सोडियम एल्यूमिनेट बना है और वाटर फॉर्म हुआ है. ठीक है, तो ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये पानी में कैसे होते हैं? इनसॉल्यूबल. ठीक है ना, इनसॉल्यूबल इन वाटर, बट सम ऑफ दिस डिजोल्व इन वाटर फ्रॉम फॉर्म एल्कलीज. लेकिन जो एल्कलीज फॉर्म में होते हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं. एल्कलीज हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्लियर हो गया कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है. ओके, है ना. अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे कि जब मेटल जो होती है वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है. तो यहाँ भी हमें एक एक्टिविटी बताया हुआ है. ठीक है ना, तो मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओनली ऑक्साइड फॉर्म कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? जब मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है. ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं? सोल्यूबल इन वाटर, डिजोल्व इन इट फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. मतलब पानी में डिजोल्व हो सकते हैं वाटर में और क्या बना लेते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड को भी फॉर्म कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल बताया, मेटल वाटर मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकल रही है. फिर मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ वापस, जब हमने मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, जैसा हमने अभी पढ़ा है. ठीक है, अब यहाँ पर मेटल का दिया हुआ है कि मेटल हम पोटेशियम या सोडियम, है ना, ये जो रिएक्ट होती है क्या होती है? वॉयलेंटली विथ कोल्ड वाटर, है ना. इसको हम ठंडे पानी के साथ जब रिएक्ट होती है तो क्या होता है? इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इन्वॉल्व हाइड्रोजन इमीजिएटली कैचेस फायर. मतलब अलग अलग मेटल का अलग अलग रिएक्शन होता है ना. यहाँ पर हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब एनर्जी इसमें क्या होती है? निकलती है. ठीक है ना, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है. तो वहाँ पर क्या होता है? और हाइड्रोजन के यहाँ पर, और अगर हम बात करें
ये एकदम वॉयलेंट हो जाती है ना, और हीट एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर हम कैल्शियम के साथ देखें तो क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वॉयलेंट। तो ये इतना वॉयलेंट नहीं होती, एंड द हीट इवॉल्व्ड इन नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू केच फायर। तो कैल्शियम जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और कोई फायर नहीं होता है, यहाँ पर कोई फायर वाली रिएक्शन नहीं होती है, मतलब ये लेस वॉयलेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे हम सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एल्यूमिनियम के साथ भी हुई ना, अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग रिएक्शन भी होता है, क्योंकि ये जो मेटल एक रिएक्टिविटी सीरीज़ में होती है ना, तो जिस मेटल का जैसा रिएक्शन होता है वैसे ही उसके साथ उसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ। ओके, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। एसिड के साथ जब मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो जब मेटल जो होती है वो दूसरे सॉल्यूशन के साथ, मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होती है तो क्या होता है। तो हमने इसके बारे में भी प्रीवियस चैप्टर में रीड किया हुआ है कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से क्या कर देती है, डिस्प्लेस करती है ना। इस एक्टिविटी में हमको ये पूरा बताया हुआ है, ये एक्टिविटी को आप अच्छे से रीड करें। ठीक है, तो ये पूरा एक्टिविटी आप देखेंगे विथ एग्जांपल, इसको आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है ना, इसे बताया वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेटल होती है वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होती, किसी का ज़्यादा रिएक्शन होता है, किसी का कम रिएक्टिव होती है। वी चेक द रिएक्टिवली वेरियस मेटल्स विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ दिस रिएजेंट्स, सो वी वेर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स we had collected in decreasing order of their reactivity. Displacement reactions studied in chapter first, आपने चैप्टर फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है तो वही यहाँ पर फॉलो होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो एग्जांपल इन्होंने बताया कि मेटल ए जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, मतलब मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट हो गई, कंबाइन हो गई, और मेटल बी को उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो आप इसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर एक ये रिएक्टिविटी सीरीज बताई है हमारी मेटल की, उसी के अकॉर्डिंग ये सब होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हमने बताया हुआ कि मोर रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन सी आती है। पोटेशियम जो है सबसे रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है ना। आफ्टर दैट सोडियम, आफ्टर दैट कैल्शियम, आफ्टर दैट मैग्नीशियम, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। ये जो मैंने टिक की है ये मोर रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड है ना, ये सबसे लास्ट में आ रहे हैं, मतलब ये लेस रिएक्टिव है, ये फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं। यस, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर। मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से कैसे रिएक्ट होते हैं, तो हमने इसको ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आपने प्रीवियस चैप्टर के प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो भी एलिमेंट होता है उसके फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिट आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑर्बिट आ सकते हैं, 2, एंड सेकेंड 8, थर्ड 8, ऐसे ही ये हमारा पूरा जो एक चलता है क्रम। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि मेटल और नॉन मेटल कैसे एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इस टेबल को समझ लेते हैं। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ दिया हुआ है। देखिए हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितने शेल्स होते हैं, 4 होते हैं, K-L-M-N। ओके, तो हीलियम जो होते हैं उसके पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ठीक है, नियोन का 10 होता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 और सेकंड में
8 आ गए। ऐसे ऑर्गन का देखें हम 18 तो 2 8 8, मतलब ये जो है वैलेंस इनका क्या है, कंप्लीट है, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, इसीलिए इन्हें नोबल गैस बोला जाता है। इनको किसी से नीड ही नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ये ना देंगे, है ना, ये अपने आप में कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर मेटल्स आई, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसके फर्स्ट शेल में 2 है एंड सेकंड शेल में 8 है एंड लास्ट शेल में आना कितना चाहिए 8, पर उसके पास है ही नहीं, केवल कितना बचा है 1। तो ये जो मेटल्स होती है, मैं ओनली आपको सोडियम के थ्रू ही बता दूंगी कि ये क्या होती है, 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले नहीं सकती, ठीक है ना, तो ये 1 दे देती है अधिकतर और उसके साथ रिएक्ट होती है। अब जो दे देते हैं तो उन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, तो अधिकतर सोडियम पॉजिटिव चार्ज लेता है, आप नीचे एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल एक एग्जाम्पल बताया इन्होंने। नॉन मेटल्स में भी अगर हम यहाँ पर देखें क्लोरीन का, लास्ट वाले में आप देखिए तो इसके 17 होता है एटॉमिक नंबर, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सेकेंड शेल में 8 है एंड लास्ट 7, तो इसको 1 की नीड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस सोडियम से 1 ले लेता है और क्लोरीन सोडियम इसको 1 दे देता है और ये दोनों आपस में एक क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं NaCl, ठीक है ना, ये फॉर्म हो गया इनका। आप देखिए वहाँ पर 7 और 1 का कॉम्बिनेशन हो गया और दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग उसका सॉल्ट बन जाता है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड जो हम साधारण नमक यूज़ करते हैं उसी का फॉर्मूला है ये। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज, दोनों का अपोजिट चार्ज होता है, अट्रैक्ट ईच अदर आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसीलिए अपोजिट चार्ज होता है तो इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। एंड इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट इन मोलिक्यूल्स बट अरेंगेटेस ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक है। तो अपोजिटली चार्ज आयन के साथ एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो जाते हैं और बॉन्डिंग हो जाती है, इनमें बंध जाते हैं और एक सॉल्ट को फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल ही आपका इसको समझ लिया है, ओके। सो ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, जब क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल जहाँ पर उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है एक दूसरे में, तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो अब आप इसमें केशन और एनियन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो केशन कौन सा है और एनायन कौन सा है, आप इसका नाम गैस कर सकते हैं। केशन जिस पर प्लस चार्ज होता है और एनायन जिस पर माइनस चार्ज होता है, तो आप बता सकते हैं इसमें केशन कौन सा है एंड एनायन कौन सा है। सो ये जो कंपाउंड हमको मिला है इसको क्या बोला जाता है, आयोनाइक कंपाउंड। तो इस आयोनिक कंपाउंड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है फिजिकल नेचर, इनका नेचर मतलब इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स, है ना, अधिकतर ये सॉलिड्स होते हैं, जैसे हम सोडियम क्लोराइड के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू ही आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सॉलिड स्टेट में होता है, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी अब हम इनकी देखें तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखें इनकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सोलवेंट सच एज कैरोसिन, मतलब वाटर में तो ये सोल्यूबल है लेकिन कुछ सोलवेंट होते हैं जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, इनमें ये इनसोल्यूबल होते हैं। तो ये इनकी इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल कर आई आयोनिक कंपाउंड्स की, जो आपको समझ में आ गई होगी।